आइए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 5.6 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई की बात की थी। जाई या फिर जाई एम भी लिखते हैं इसे। तो इस जाई से हमें पता चल सकता है कि भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल की कैसी है, मीन्स कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है। ये सारी बातें हमें पता चलती है, तो इसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक बात याद रख लेनी है कि अगर मैग्नेटिक मटेरियल डायामैग्नेटिक है तो उसका जाई नेगेटिव होगा। अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसका जाई पॉजिटिव होगा। और अगर फेरोमैग्नेटिक है तो ऐसे में जाई लार्ज होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये आपको एक टेबल दिया हुआ है। मैं जरा इसे ऊपर की ओर से शिफ्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ मटेरियल आपको दिखाए गए हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे बिस्मथ है, कॉपर है, डायमंड, गोल्ड, फिर लेड है, मर्क्यूरी है, नाइट्रोजन है एसटीपी पे, सिल्वर, सिलिकॉन। तो इन सभी की जाई की वैल्यू आप देखिए, आपको सभी की जाई की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। वैसे ये डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए इस तरफ आ जाइए। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, न्यूबियम, ऑक्सीजन एसटीपी पे, प्लेटिनियम, टंगस्टन, इन सभी की अगर जाई की वैल्यू देखें आप तो ये आपको पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। लेकिन आप देखें कि वैल्यूज जो है 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻�6 इस ऑर्डर की है, यानी कि बहुत ही कम है। तो वैल्यूज प्लस है, पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ही कम है, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। ऑलराइट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जाई की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन कम होती है। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जाई की वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। ऑलराइट, अब ये टेबल देखिए। यहाँ पे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए पहले आपको जाई की वैल्यू दिखाई है। देखिए यहाँ पे लिखा है -1 इज लेस देन और इक्वल टू जाई लेस देन 0। इन शॉर्ट कि जाई की वैल्यू अगर -1 जितनी या फिर -1 से लेके 0 के बीच में हो तो ऐसे में ये सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा। आप समझ रहे हो, 0 से कम लेकिन -1 से ज्यादा, -1 से कम नहीं। यानी कि जाई की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है, उससे कम जाई की वैल्यू नहीं होगी। राइट, तो -1 और 0 के बीच में जो भी वैल्यूज आपको मिले जाई की, वो डायमैग्नेटिक मटेरियल को इंडिकेट करता है। जैसे कि -0.1, जैसे कि -0.5, जैसे कि -0.7, इवन -1, ये सारी जाई की वैल्यूज इंडिकेट कर रही है कि ये सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा। ऑलराइट, याद रहे कि जाई की वैल्यू 0 नहीं होगी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए ये पैरामैग्नेटिक में देखिए 0 इज लेस देन जाई इज लेस देन एप्सिलॉन। देखिए यहां पे ये एप्सिलॉन एक छोटा पॉजिटिव नंबर है और कुछ नहीं। इट इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर। लेट मी अंडरलाइन दिस। Here epsilon is a small positive number, that's all. It is introduced to qualify paramagnetic materials, that's all. मीन्स कि ये एप्सिलॉन एक छोटा पॉजिटिव नंबर है और कुछ नहीं। राइट, तो किसी भी छोटे पॉजिटिव नंबर से लेके 0 के बीच में जो भी वैल्यूज आपको मिलती है जाई की, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को इंडिकेट करती है। यानी कि जैसे कि हम ले कि भाई 0.5 हो गया, +0.5, अगर जाई की वैल्यू +0.5 है तो वो पैरामैग्नेटिक है। अगर जाई की वैल्यू माने कि 2 है तो वो पैरामैग्नेटिक है। अगर जाई की वैल्यू माने कि 3.3 है तो वो पैरामैग्नेटिक है। ऑलराइट, तो इस तरह से जाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और छोटी वैल्यू है तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को इंडिकेट करता है। अब यहां पे देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इफ जाई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर जाई की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है, जैसे कि 300 हो गया। राइट, जैसे कि जाई की वैल्यू 300 है, तो ऐसे में ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इंडिकेट करता है। अच्छा, अब यहाँ पे म्यू आर की वैल्यूज दी गई है। देखिए आप जानते हो कि म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमियाबिलिटी,
एंड म्यू आर इज 1 प्लस जाइम, याद है ना ये, म्यू आर इज 1 प्लस जाइम या फिर 1 प्लस जाई। ऑलराइट, अब इसी से हम आगे बात करते हैं। देखिए, 0 लेस देन और इक्वल टू म्यू आर लेस देन 1, यानी कि म्यू आर की वैल्यू मीन्स के रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू अगर 0 है या फिर 0 से लेके 1 के बीच में है, 1 नहीं होनी चाहिए, 0 या फिर 0 से लेके 1 के बीच में है, तो ऐसे में वो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है। देखिए सिंपल है, हमने देखा कि 1 प्लस जाई इज म्यू आर, तो आप यहाँ पे 1 ऐड कीजिए तो ये 1 हो जाता है, यहाँ पे आप 1 ऐड कीजिए तो ये 0 हो जाता है। तो इस तरह से जाई से ही ये म्यू आर की वैल्यूज मिली हुई है। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में देखिए, तो यहाँ पे 1 इज लेस देन म्यू आर इज लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन। आपको याद है कि एप्सिलॉन एक छोटा पॉजिटिव नंबर है, राइट। तो यहाँ भी ये 0 में 1 ऐड कीजिए तो 1 हो जाता है, यहाँ पे ये एप्सिलॉन में 1 ऐड कीजिए तो ये 1 प्लस एप्सिलॉन हो जाता है। तो इसी इक्वेशन से म्यू आर इजकल टू 1 प्लस जाई से ही दरअसल ये वैल्यूज बनाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और 1 प्लस एप्सिलॉन से कम है तो ऐसा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। फिर फेरोमैग्नेटिक में देखिए, देखिए when xi is very very greater than 1 then obviously mu r will also be very very greater than 1 because mu r is 1 plus xi, है ना। तो अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है यानी कि पॉजिटिव और हायर वैल्यू है जैसे कि 301, तो ऐसा सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू और म्यू जीरो के रिलेशंस दिखाए हैं। म्यू यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड म्यू जीरो इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। आप जानते हो कि म्यू आर इज म्यू अपॉन म्यू जीरो, है ना, ये भी एक इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। दैट मीन्स म्यू विल बी लेस देन म्यू जीरो। तो अगर म्यू इज लेस देन म्यू जीरो है तो ऐसा सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है, यानी कि अगर सब्सटेंस की परमिएबिलिटी वैक्यूम की परमिएबिलिटी से भी कम है तो ऐसा जो मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक है। फिर यहाँ पे देखिए, अगर म्यू आर 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में है यानी कि ये कुछ पॉजिटिव नंबर है, तो ऐसे में सीधी सी बात है कि इस इक्वेशन में न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। दैट मीन्स म्यू विल बी ग्रेटर देन म्यू जीरो। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की परमिएबिलिटी वैक्यूम की परमिएबिलिटी से ज्यादा होगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है तो इस इक्वेशन से पता चलता है कि म्यू की वैल्यू म्यू जीरो से बहुत बड़ी हो जाएगी। दैट मीन्स इफ म्यू इज वेरी वेरी लार्जर देन म्यू जीरो देन द सब्सटेंस इज फेरोमैग्नेटिक, यानी कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी परमिएबिलिटी वैक्यूम की परमिएबिलिटी से काफी ज्यादा होती है, राइट। तो इस तरह से हमें जाई की वैल्यू से और म्यू आर की वैल्यू से और इवन म्यू की वैल्यू से पता चल सकता है कि मटेरियल डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है। अब हम समझते हैं कि दरअसल किसे कहते हैं डायमैग्नेटिक, किसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक और किसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो सबसे पहले हम डायमैग्नेटिक मटेरियल से बात शुरू करते हैं। तो यह है टॉपिक 5.6.1 डायमैग्नेटिज्म। देखिए, डायमैग्नेटिज्म ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर धकेल देता है, रिपल कर देता है। जैसे कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डाला हुआ है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल का बार ऐसे डाला हुआ है, तो आप देख पा रहे हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादातर बाहर निकल गई, इस तरह से रिपल हो गई या कहें कि एक्सपेल हो गई, ठीक है ना। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन ही जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही ये डायमैग्नेटिक बार डाला तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे रिपल हो गई इस तरह से। जबकि अगर हमने आयन लिया होता
मानिए कि अगर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आयन लिया होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाती। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दरअसल आयन पीस में अट्रैक्ट हो जाती और फिर अंदर से ऐसे बाहर निकलती, राइट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर अट्रैक्ट हो रही है, जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर रिपल हो जा रही है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो बाहर निकल गई। इसका मतलब कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। वैसे ये जो डिक्रीज होना है, जो रिडक्शन होना है, वो स्लाइट होता है। यहाँ पे देखिए, दिस रिडक्शन इज स्लाइट बीइंग 1 पार्ट इन 10⁵। इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। दिस रिडक्शन इज स्लाइट बीइंग 1 पार्ट इन 10⁵, यानी कि 1 लाख में 1 पार्ट जितना मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होता। 1 लाख में से 1 पार्ट जितना मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। यानी कि अगर हम सोचे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 1 लाख है तो उसमें से 1 पार्ट जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कम होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कम होगा। ये पहली डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हुई। दूसरी बात कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लें, जैसे कि इस फिगर में देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो अगर उसमें आप इस तरह से कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डालते हो तो उसे दरअसल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इस तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे। ये इसको जो फोर्स लग रहा है वो मैं दिखा रहा हूं। यानी कि ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की ओर ट्रैवल करेगा। ये अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक है, आप देख पा रहे हो। आयन से ये बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप आयन को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो वो हमेशा हायर मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ये हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की ओर जा रहा है। इसका मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड से दरअसल रिपल कर रहा है। अब हम समझते हैं कि दरअसल ये रिपल क्यों करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इसको मुझे यहाँ पे समझाना पड़ेगा। पहली बात ये कि डायमैग्नेटिक एटम जो होता है वो नॉर्मली मैग्नेटिकली न्यूट्रल होता है। मीन्स के नॉर्मली उसकी नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होती है। अब इसकी वजह क्या है समझिए। देखिए, मैं ये दिखा रहा हूं किसी एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, ओके। और इसी तरह से मान लीजिए कि ये है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, ऑलराइट। और यहाँ पे बीच में मैं दिखा देता हूँ न्यूक्लियस, इस तरह से है न्यूक्लियस, राइट। अब इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूँ। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस तरफ ऐसे घूम रहा है और इस ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ घूम रहा है। आप समझ पा रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। यहां से अगर देखें तो क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों अलग अलग ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ऐसे में दोनों इलेक्ट्रॉन की जो डाइपोल मोमेंट है वो किस तरफ होगी समझिए। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, राइट। तो करंट दरअसल इस तरफ लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो करंट इसका अपोजिट सोचना पड़ेगा। अगर इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर प्रोड्यूस होगा। यानी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसकी वो ऐसे ऊपर की ओर मिलेगी, ठीक है। ये हो गई पहले इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1। मैं इसे कह देता हूं पहला इलेक्ट्रॉन e1 करके, और ये है यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन e2 करके, ठीक है। अब समझिए, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूम रहा है। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसका करंट इस तरह से सोचना पड़ेगा, और अगर इस तरह से करंट है तो इसकी डाइपोल मोमेंट नीचे की ओर आएगी। तो इसकी डाइपोल मोमेंट ऐसे नीचे की ओर आ रही, ठीक है। ये है डाइपोल मोमेंट m2। अब समझिए, अगर ये m1 और m2 मैग्नीट्यूड वाइज अगर सेम है तो आप सोचिए कि टोटल डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है।
कि टोटल डाइपोल मोमेंट m, जिसे हम सिग्मा ऑफ एम आई ऐसे लिख सकते हैं, वो 0 हो जाएगी, I इजकल टू 1 to n। देखिए यहाँ तो मैंने सिर्फ दो ही डाइपोल मोमेंट दिखाई है और दो ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। दरअसल किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी सभी की डायरेक्शन भी वैसे अलग अलग होती है, इस तरह से नहीं होती जैसे मैंने एक दूसरे के अपोजिट बता दी। किसी की डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, किसी की डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, किसी की इस तरफ भी हो सकती है। बट एज ए होल जब आप उन सभी की डाइपोल मोमेंट का वेक्टर एडिशन करते हो, मैं यहाँ पे वेक्टर सम करना भूल गया हूँ, जब आप इन सभी डाइपोल मोमेंट का वेक्टर एडिशन करते हो तो वो 0 हो जाती है। यहां पे मैं लिख देता हूं दैट बिकम्स 0, टोटल डाइपोल मोमेंट m बिकम्स 0। ऑलराइट, अब जब हम इस तरह के डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या होता है वो दरअसल मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, अब मैं इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। अब यहां क्या होगा समझिए। देखिए, आप एक इक्वेशन पढ़ चुके हो, F इजकल टू क्यू वी क्रॉस बी, लॉरेंट्ज फोर्स का इक्वेशन, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात की जाए तो ये हो जाता है माइनस ई एंड वी क्रॉस बी, ठीक है। अब यहां पे जो सिचुएशन है उसमें आप देख पा रहे हो कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है या फिर इस तरह से घूम रहा है, और ये जिस प्लेन में घूम रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप चेक करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसे दरअसल अंदर की ओर फोर्स लगेगा, ऐसे सेंटर की ओर फोर्स लगेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एडिशनल सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये फोर्स अंदर की ओर लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को इसे बैलेंस करने के लिए बाहर की ओर फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड बढ़ा दे। अगर स्पीड बढ़ा दे तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे लगता है वो बढ़ जाएगा, तो इस तरह से ये फोर्स जो है उसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर पाएगा। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। अब इस वजह से इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो भी बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो बढ़ गई। ऑलराइट, अब इसी वक्त इस दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या हाल होता है समझिए। देखिए, इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप चेक करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा, ऐसे सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा। अब क्योंकि ये बाहर की ओर फोर्स लग रहा है तो इसे बैलेंस करने के लिए ये अपनी स्पीड जो है ना कम कर देगा। अगर ये अपनी स्पीड कम कर देता है तो ऐसे में इसको जो पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कमी हुई उसे ये जो फोर्स लग रहा है, एडिशनल फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो उसे बैलेंस कर देगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाता है तो इसका करंट भी स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब करंट कम हो गया तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये जो डाइपोल मोमेंट मैंने शो की थी इसे मैंने कम कर दी ऐसे। तो अब M2 कम है, आप देखिए यहाँ पे M2 कम है जबकि M1 ज़्यादा हो गई। तो इस वजह से अब आप समझिए कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी वो किस तरफ होगी, आप सोचिए। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे M1 ज़्यादा है और M2 कम है, तो ऐसे में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है यानी कि M, वो ऊपर की ओर प्रोड्यूस होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ कि हियर
m इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे फर्क समझिए। देखिए, जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब उसकी डायपोल मोमेंट 0 थी। लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसमें अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर ली, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर लेता है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करेगा ही, राइट। इसी वजह से जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो उसे रिपल कर देता है। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल के थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, एसटीपी पे नाइट्रोजन, इवन वाटर और सोडियम क्लोराइड, ये सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। वैसे तो डायमैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट सभी सब्सटेंस में प्रेजेंट होता ही है, लेकिन इसकी इफेक्ट जो है वो बहुत ही कम होती है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि मटेरियल की पैरामैग्नेटिज्म या फिर फेरोमैग्नेटिज्म इफेक्ट के नीचे ये डायमैग्नेटिज्म की इफेक्ट जो है वो दब के रह जाती है, वरना डायमैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट सभी सब्सटेंस में ऑलरेडी होता ही है। डायमैग्नेट का एग्जॉटिक एग्जाम्पल, यानी कि बिल्कुल अलग सा एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर एक बिल्कुल अलग सा डायमैग्नेट है। ये सुपर कंडक्टर क्या है मैं पहले आपको बता दूं। कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिसे बहुत ही लो टेम्परेचर पे अगर कूल किया जाए तो वो परफेक्ट कंडक्टिविटी और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म दिखाती है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। दे शो बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। परफेक्ट कंडक्टिविटी यानी कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है और कंडक्टिविटी उसकी इनफाइनाइट हो जाती है, इसलिए उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं। ऐसे सुपर कंडक्टर को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालो तो क्योंकि वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक है, इसलिए पूरी की पूरी फील्ड लाइन जो है वो एक्सपेल कर देता है, यानी कि पूरी की पूरी फील्ड लाइंस को वो बाहर निकाल देता है। ऐसे सुपर कंडक्टर का जाई -1 होता है और म्यू आर 0 होता है, यानी कि इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -1 होती है और जो रिलेटिव परमियाबिलिटी है वो 0 होती है। ऐसा सुपर कंडक्टर किसी मैग्नेट के पास लाया जाए तो वो मैग्नेट को रिपेल करता है और उसी वजह से एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ मैग्नेट इस तरह के सुपर कंडक्टर को भी रिपेल करता है। इस फिनोमिनन को, जिसमें सुपर कंडक्टर एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, उसे कहते हैं माइजनर इफेक्ट। ये दरअसल इसके डिस्कवरर, जिसका नाम था डब्ल्यू माइजनर, उसके नाम से रखा गया है माइजनर इफेक्ट। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं। द फिनोमिनन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर्स इज कॉल्ड एज माइजनर इफेक्ट। सुपर कंडक्टर की इस माइजनर इफेक्ट के प्रैक्टिकल यूज भी हैं, जैसे कि ये मैग्नेटिकली लेविटेटेड सुपर फास्ट ट्रेन में यूज किया जाता है। इस तरह की ट्रेन में माइजनर इफेक्ट से पूरी ट्रेन को लेविटेट किया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि डायमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करता है, तो उसके बेस के ऊपर पूरी ट्रेन को लिफ्ट किया जाता है। और ऐसी ट्रेन क्योंकि लिफ्ट हो गई है इसलिए इसमें किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं होता है, तो ये ट्रेन बहुत ही फास्ट चलती है, इसलिए ये सुपर फास्ट ट्रेन बन जाती है। अब देखते हैं टॉपिक 5.6.2 पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जिसे अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, बट वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत पावरफुल मैग्नेटाइज नहीं होते। मीन्स इन कंपैरिजन विथ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये थोड़े से वीक मैग्नेटाइज होते हैं। और अगर इन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो जैसा कि ऊपर इस फिगर में आप देख रहे हो, उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये अंदर की ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। और अगर इन्हें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं। इट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट,
यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वीकली अट्रैक्ट होते हैं। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हर एक इंडिविजुअल एटम या फिर आयन या मॉलिक्यूल्स जो भी बोले, ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स के उनके पास परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिए। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल possesses a permanent dipole moment, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन। देखिए, ये प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक से बिल्कुल अलग हुई। डायमैग्नेटिक मटेरियल में हर एक एटम, मॉलिक्यूल जो भी है, उनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती थी, जबकि यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हर एक एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इनके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। यानी कि हर एक एटम, एक तरह से देखा जाए तो हर एक एटम एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बट थर्मल मोशन की वजह से नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सारे एटम्स जो है, उनकी नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। मीन्स के पूरा जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सारे एटम्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। इसलिए सभी की जो डाइपोल मोमेंट है वो बिल्कुल रैंडम होती है, किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होती है। बट अगर आप इस तरह के पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले आए, वो भी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और साथ ही टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो लो टेम्परेचर में हाई मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ले आए, तो क्या होता है कि जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है वो सारी धीरे धीरे करके अलाइन होना शुरू कर देती है B0 की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। यानी कि पूरे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जितने भी एटम्स हैं जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, वो सारे घूम के मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल आपने लगाया B0, उसकी डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाती है। इस बात को जरा इस फिगर में समझते हैं। देखिए, यहां पे ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये सभी एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी है उनकी डाइपोल मोमेंट है, राइट। और आप देख पा रहे हो कि ये पूरी की पूरी डाइपोल मोमेंट सभी की सभी एकदम रैंडम है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। बट जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी लो टेम्परेचर पे, राइट। तो ऐसे में ये जो सारी डाइपोल्स है, ये सारी डाइपोल्स है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। इस तरह से सारी की सारी डाइपोल्स जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट एंड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये होता है जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। अब इससे क्या होता है ये समझने लायक है। इससे ऑब्वियस सी बात है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो फील्ड लाइंस हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ऊपर से पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ये सारे एटम्स जो एक तरफ अलाइन हो गए, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। तो ऑल ओवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है और इस वजह से सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूं कि फील्ड इनसाइड इज एनहेंस्ड। वैसे मैग्नेटिक फील्ड का एनहेंसमेंट ये कोई खास एनहेंसमेंट नहीं होता है, ये 1 पार्ट इन 10⁵ होता है। यानी कि 1 लाख में 1 पार्ट जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। और जब हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी पैरामैग्नेटिक बार को रखेंगे तो इट विल मूव फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर जाने की कोशिश करेगा अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो देखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा कि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की ओर जाने की कोशिश करता है, जबकि ये वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर जाने की कोशिश करता है। यानी कि दरअसल मैग्नेट की ओर ये अट्रैक्ट होगा, राइट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो वो है जैसे कि एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, एसटीपी पे ऑक्सीजन, और कॉपर क्लोराइड। ये सारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की एक और कैरेक्टरिस्टिक है
कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि m दैट इज मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T, राइट। तो इसी पे से इसका एक इक्वेशन बनता है m इजकल टू CB0 अपॉन T, जहां पे T यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर और C एक कांस्टेंट है। इसको क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं, C को कहते हैं क्यूरी कांस्टेंट। और B0 जो है वो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ऑलराइट, अब इसी इक्वेशन से हम जाई का इक्वेशन इस तरह से बना सकते हैं, जाई इजकल टू C म्यू 0 अपॉन T, यानी कि जाई भी टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है ना। यहां पे हम लिख सकते हैं दैट जाई is now inversely proportional to temperature. This is all about paramagnetic material. याद रहे कि ये इक्वेशन दरअसल पियरी क्यूरी ने दिए थे, इसलिए इसे क्यूरी लॉ कहा जाता है। दिस इज नॉन एज क्यूरी लॉ। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन दरअसल कैसे आ गया। देखिए, इसके लिए मैं आपको याद करवा दूं कि B0 का इक्वेशन हमने लिया था, B0 इजकल टू म्यू 0 Ni। अब यहाँ पे Ni यानी H हो जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, तो मैं लिख देता हूँ H, म्यू 0 H। अब दूसरी बात, आपके पास एक और इक्वेशन है मैग्नेटाइजेशन का, मैग्नेटाइजेशन M इजकल टू जाई H होता है। तो इस पे से आप H का इक्वेशन ले लो, तो H इजकल टू हो जाएगा m अपॉन जाई। ऑलराइट, अब ये इक्वेशन जो H का है मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो मुझे अब B0 का इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगा, B0 इजकल टू म्यू 0 m अपॉन जाई। अब मैं B0 का ये जो इक्वेशन है वो पुट कर देता हूं यहां पे, तो इससे m का इक्वेशन मुझे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये इक्वेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और उस वजह से मुझे m का इक्वेशन ऐसे मिल रहा है। तो अब मुझे मिल रहा है m का इक्वेशन m इजकल टू C, और B0 की जगह पे मुझे ले लेना है म्यू 0 कैपिटल M अपॉन T, तो पढ़ाइए, और साथ में आएगा जाई। यहाँ पे m कैंसिल हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जाई का इक्वेशन मिल जाएगा इस तरह से, C म्यू 0 अपॉन T, राइट। तो इस तरह से ये आ गया इक्वेशन, जाई इजकल टू C म्यू 0 अपॉन T। चलिए, अब क्योंकि जाई टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यू आर यानी कि 1 प्लस जाई, याद है ना। तो ये म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये भी टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इस तरह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल में म्यू आर और जाई ये दोनों मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड करते ही हैं, साथ ही टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, राइट। और अब ये इक्वेशन देखिए वापस, m इजकल टू C B0 अपॉन T, ये इक्वेशन देख के हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड राइज करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 राइज करते हैं, या फिर टेम्परेचर T डिक्रीज करते हैं, तो ऐसे में मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन जो है वो m बढ़ जाएगा। बट ये m बढ़ने की भी एक लिमिट है। देखिए, अगर सारी की सारी डाइपोल एक ही डायरेक्शन में आ जाए, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, इस फिगर में दिख रहा है यहां पे, अगर सारी की सारी डाइपोल एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो ये सैचुरेशन हो गया। यानी कि इस सिचुएशन में आपको जो मैग्नेटाइजेशन मिलेगा वो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन है, इससे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी की सारी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में तो आ गई। तो इस हालत को बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, इसे कहते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, जिसे
सिंबल MS दिया जाता है। MS इज द सैचुरेशन वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन के बाद क्यूरी लॉ ओबे नहीं होता। क्यूरी लॉ इज नो लॉन्गर वैलिड। समझिए बात को। देखिए, एक बार सैचुरेशन हो गया तो अब आप अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो भी M तो बढ़ेगा नहीं, यानी कि यहां पे जो M प्रोपोर्शनल टू B0 दिख रहा है वो होगा नहीं। या फिर अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो भी M बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेशन हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन के बाद अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ या टेम्परेचर डिक्रीज करो तो भी मैग्नेटाइजेशन बदलता नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन तब वैलिड नहीं रहता है। इसी तरह से ये इक्वेशन भी वैलिड नहीं रहता है। इन शॉर्ट, क्यूरी लॉ जो है वो सैचुरेशन से पहले तक वैलिड है, लेकिन एक बार सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन हो जाए उसके बाद ये वैलिड नहीं है। ऑलराइट, तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और आज के इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, so herewith Anshul Baldania signing off. Take care.